सोल्जर्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल नूतन अकेडमी। तो हम लोग का बेहतरीन दो चैप्टर चल रहा है, एक एसएचएम और एक ऑप्टिक्स चल रहा है। तो एसएचएम में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था फेजर कॉन्सेप्ट पे कुछ क्लास, और जैसे मैंने बताया था कि एसएचएम का भी है। आज हम लोग थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। आपका आज एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, और इसके बाद दो टॉपिक और बच जाएंगे हमारे, एक स्प्रिंग पेंडुलम और फैक्टर अफेक्टिंग सिंपल पेंडुलम। और ऑप्टिक्स में भी हम लोग के पास थ्री क्लास हम लोग का चलेगा। एक हम लोग का नेचर ऑफ इमेज, उसके बाद फैक्टर ऑफ इमेज अफेक्टिंग, और उसके बाद रे ऑफ इमेज, उसके बाद हमारा रे ऑप्टिक्स फिनिश हो जाएगा। तो इन दिस वे हम लोग का जो है ये दोनों चल रहा है, 2 से 3 लेक्चर में दोनों चैप्टर फिनिश हो जाएंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को अपने हर एक ग्रुप में शेयर कीजिए, बुला लीजिए हर स्टूडेंट को, और अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आज टॉपिक पढ़ेंगे एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। उससे पहले मैं जो पिछला दिन जो आप लोग को एक लिखाया था इक्वेशन ऑफ मोशन, x इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस फाई। ओमेगा टी प्लस फाई क्या है? आपका फेजर एंगल है, और ये क्या है आपका फाई? ये आपका इनिशियल फेज एंगल है। कौन सा है? इनिशियल फेज एंगल है। तो इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ। एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, देखिएगा। सपोज कीजिए ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है। कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है। सपोज कीजिए कि पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया है टाइम t इक्वल टू 0 पे, और टाइम t पर यहाँ पे पहुँच गया है। कोई पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया है टाइम t 0 पे, और टाइम t पर यहाँ पहुँच गया है। तो पूछ रहा है कि इसका इक्वेशन क्या होगा एसएचएम का। अब मैं इसमें आपको फेजर एंगल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हूँ। तो देखिए, हमेशा जो भी हम लोग फेजर कॉन्सेप्ट लेंगे एसएचएम में, सर्कुलर मोशन इसको क्लॉकवाइज सेंस से ही सॉल्व कीजिएगा तो आसानी से आपका सॉल्व होगा। तो हमेशा मानिएगा कि पार्टिकल हमारा यहाँ पर है, इस आप मानिएगा कि यहाँ से मीन पोजिशन, और क्लॉकवाइज आपको देखना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज देखिएगा तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आपका फेजर एंगल आप निकालिएगा। तो ये आपका क्या हो गया 0, ये फिर 90, आइए 180 डिग्री, मतलब यहाँ से पाई एंगल फेज एंगल आगे है। दैट मीन्स पार्टिकल जो है मीन पोजीशन से स्टार्ट नहीं किया है, मीन पोजीशन से पाई एंगल आगे, दैट इज 180 डिग्री एंगल आगे है। इसी को बोलते हैं फाई। कितना एंगल आगे है? इनिशियल फेज बताएगा। तो इनिशियल फेज क्या है आपका? पाई एंगल आगे है। तो अब इक्वेशन लिखेंगे x बराबर, और सपोज कीजिए टाइम t पे पार्टिकल यहाँ पे पहुँच गया। अगर इसका प्रोजेक्शन बनाएंगे तो कहाँ बनेगा बताइए? ऐसे x एक्सिस के जो है नेगेटिव साइन में बन रहा है, प्रूफ भी हो रहा है, क्योंकि पार्टिकल टाइम t पर यहाँ पहुँचेगा। अगर इसका प्रोजेक्शन बना देंगे डायमीटर अलोंग द x एक्सिस, और इसका देखेंगे मेजरमेंट, तो x एक्सिस के नेगेटिव साइन में आ रहा है, तो बात सही है। तो x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, और फेज एंगल कितना है? इनिशियल फेज पाई। अब साइन 180 प्लस थीटा, इसको क्या मानी? थीटा। तो 180 प्लस थीटा दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन नेगेटिव। तो माइनस a साइन ओमेगा टी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं छोटे से क्वेश्चन के साथ आपको इन फेजर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश किया, और क्वेश्चन आप बनाइएगा, नहीं होगा कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। तो अब देखा जाए, हम टॉपिक स्टार्ट किया जाए एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम। एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एनर्जी जानते हैं क्या? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या है? एक कैपेसिटी है, एबिलिटी प्रोवाइड करता है टू वर्क करने के लिए। कोई भी वर्क करता है आदमी, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास क्या है? एक एनर्जी है, स्टोर है, जिसके द्वारा, जिसके बाई से मैं आपको क्या कर रहा हूँ? अपना नॉलेज को क्या कर रहा हूँ? प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो एनर्जी क्या है? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, या तो वो पार्टिकल्स में या ह्यूमन बीइंग, हर एक में एनर्जी एक कहीं ना कहीं किस फॉर्म में स्टोर रहता है। तो एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सपोज कीजिए ये आपका क्या है? पेंडुलम है, ये बॉब है, ये क्या कर रहा है? ये इसका मीन पोजीशन से यहाँ से क्या किया? पहले ऐसे डिस्प्लेस हुआ, एक्सट्रीम पोजीशन पर गया, तो जितना डिस्प्लेस हुआ उसको क्या मानते हैं? x।
तो जब पार्टिकल डिस्प्लेस होता है मीन पोजीशन के बाद एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो उस पर एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है जो कि क्या करता है, उस पार्टिकल को अपने मीन पोजीशन पर लाने की कोशिश करता है। ये बात आप लोग जानते हैं। इज इट क्लियर? तो जब पार्टिकल डिस्प्लेस होता है तो उस पर कंटिन्यू रीस्टोरिंग फोर्स लगता है जो कि मीन पोजीशन पर लाने का उसका क्या होता है, टेंडेंसी और उसका वर्क रहता है। तो बात करेंगे एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मान के चलिए कि अगर पार्टिकल यहाँ पर है, मीन पोजीशन पर है, तो खुद से तो वो डिस्प्लेस होगा नहीं, कहीं ना कहीं जो आदमी है, जो पर्सन है, वो क्या कर रहा है, पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा है, तब ना जाके वो डिस्प्लेस हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक मैं इसको डिस्प्लेस करूँगा तभी होगा, खुद से तो डिस्प्लेस होगा नहीं। तो डैट मीन्स कहने का ये मतलब है कि मैं जो इस पर डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ, मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, तब वो जाके डिस्प्लेस हो रहा है अपने मीन पोजीशन पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस पर वर्क कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ। अब वही वर्क इस पेंडुलम पर उसके पोटेंशियल एनर्जी के रूप में उसका स्टोर होगा। क्या मैं बोला कि ये पार्टिकल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन में कहीं भी डिस्प्लेस हो रहा है, तो कोई ना कोई उस पर मीडियम का एक फोर्स लग रहा है, या तो मैं कर रहा हूँ या कोई ना कोई पार्टिकल इस पर फोर्स लगा रहा है। इज इट क्लियर? तो जो फोर्स लगा रहा है उसको तो बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, और जो हम लोग उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। अब वो जो वर्क कर रहे हैं उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जा रहा है। क्या मैं बोला कि हम लोग जो उस पर वर्क कर रहे हैं उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जा रहा है, जिसके टेंडेंसी से वो क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। तो डैट मीन्स ये तो मालूम चला गया कि सिंपल पेंडुलम के पास पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, फर्स्ट एनर्जी। सेकेंड एनर्जी भी होता है, अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर जाके पहुंचा तो कहीं ना कहीं मुड़ता है मीन पोजीशन पे आने के लिए, क्योंकि उस पर कंटिन्यूअस रीस्टोरिंग फोर्स का प्रभाव पड़ रहा है। तो जैसे एक्सट्रीम पोजीशन पे मीन पोजीशन के लिए मूव करेगा तो क्या करेगा, वो अपना वेलोसिटी में आएगा, और जब भी पार्टिकल में वेलोसिटी होता है तो कहीं ना कहीं उसमें काइनेटिक एनर्जी भी आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी। तो डैट मीन्स सिंपल पेंडुलम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम में दो टाइप ऑफ एनर्जी हम लोग पढ़ेंगे, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी, और दोनों एनर्जी को कंबाइन कीजिएगा तो हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी पर पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे। तो आइए पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ा जाए। तो सपोज कीजिए ये पार्टिकल है, ये मीन पोजीशन है, ठीक है, ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है, प्लस ए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया पार्टिकल, ये भी इसका एक्सट्रीम पोजीशन है, लेफ्ट साइड माइनस से, ठीक है। यहाँ तक कोई आपको क्लियर नहीं है। हम लोग इस पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी जा रहे हैं कैलकुलेट करने, इसका हम लोग बेसिकली इसका डिराइवेशन पार्ट आज करेंगे। सपोज कीजिए कि पार्टिकल जो है यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ है। सपोज कीजिए कि हम लोग यहाँ से इस पार्टिकल को यहाँ तक डिस्प्लेस किए हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इसको किए हैं dx, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किए हैं dx, ठीक है। मतलब मैंने क्या बोला कि पार्टिकल को मैंने यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस किया स्मॉल अमाउंट में, दैट इज ds, वेरी स्मॉल अमाउंट में मैंने इसको डिस्प्लेस किया। फिर से आइए एक बात मैं आपको एक बताना चाहता हूँ चीज़, कि जो ये रीस्टोरिंग फोर्स जो हम लोग लगाते हैं पार्टिकल्स पे, वो हमारा क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो आपका आएगा क्वेश्चन कि सर ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स वैसे फोर्स को कहते हैं जो कि पार्टिकल के इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करते हैं, उनके पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं कि वो जो पार्टिकल्स है किस पाथ पर अपना जर्नी या अपना डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुआ तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो उसका क्या काम है कि पार्टिकल यहाँ पे पहुँच गया तो इसको मीन पोजीशन पे लाना है। ये नहीं देख रहा है कि किस
वो पाथ से गया है, वो दैट मीन्स रिस्टोरिंग फोर्स ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, इट डज नॉट डिपेंड ऑन विच पाथ पार्टिकल्स attain its displacement or do its displacement, it only depend on initial and final position. So that type of force which only depend on initial and final position is called conservative force, that is the force is conserved, or in other word we can say that the net force is equal to zero, which is whatever the act on the particles. What am I saying? The net force, total force which is act on the particle is zero. Then you arises the question how. Let us see. Suppose the particle moves its displacement from this path to this path and doing a small displacement dx. After reaching there, particles move back to proceed to its mean position. Okay, particle move back to proceed its mean position. In this way, when particle moves to its mean position, then its displacement is zero, because starting point and finishing point is same. So in this way we can say that work done is zero. And in the second case, if the particle move from this point to another this stream point, and again it return back to mean position, in the second case also work done is zero. So we can clearly say that the work done which is performed by that simple pendulum particles is zero. मतलब टोटल वर्क डन भी हमारा जीरो आ रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे आ गया, तो हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वर्क डन भी जीरो, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ओके, इज इट क्लियर? यहां तक समझ गए? तो क्या मानिएगा, रिस्टोरिंग फोर्स हमारा कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स, इसको याद रखिएगा. आइए हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ. अब आप एक वर्क पावर एनर्जी में आप एक थ्योरी पढ़िएगा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. ये आप लोग थ्योरी पढ़िएगा वर्क पावर एनर्जी में, कि जो चेंज निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी में, वो क्या होता है, नेगेटिव होता है वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स. वो क्या होता है, नेगेटिव वर्क डन होता है बाय द कंजर्वेटिव फोर्स. ये आप लोग थ्योरी को याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है, क्योंकि इसी पे हम लोग इसको डिराइवेटिव पार्ट को क्लियर करेंगे. क्योंकि अगर यहाँ पे कोई और पोटेंशियल एनर्जी निकालने का कोई हम लोग के पास और अदर वे है नहीं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला जानते हैं mgh, जो कि किसी हाइट पर होता है और g का इफेक्ट होता है. तो यहाँ पे ग्रेविटी का तो कोई हमें मालूम नहीं चल रहा है, आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा कि जी का यहाँ पे इफेक्ट है, हाइट का तो कोई बात ही नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे जो स्प्रिंग पेंडुलम या स्प्रिंग कांस्टेंट में, इसमें यही वाला पोर्शन आपका अप्लाई आता है, चेंज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. हमें क्या निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक में कितना पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हुआ है, क्योंकि हम लोग सिंगल पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकते हैं. क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी निकालने की कोशिश करें कितना है, तो हम लोग जानेंगे कि मीन पोजीशन में पार्टिकल रेस्ट में है तो पोटेंशियल एनर्जी इसका जीरो होगा. बट अगर वही कोई सेकेंड पर्सन किसी हाइट पर देख रहा है, तो वो कहेगा कि इस पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh है, इस पॉइंट पर, मीन पोजीशन पर. तो ये कहना गलत है कि किसी पार्टिकल किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी उसका क्या होगा, जीरो होगा. ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं. तो ये क्या है, चेंज. अब इसको हम लोग क्या du लिख सकते हैं, मतलब बहुत हम लोग स्मॉल चेंज निकालने वाले हैं. माइनस वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू ds, मतलब जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी है बहुत स्मॉल है, cos थीटा. यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ. आइए नेक्स्ट, du इक्वल टू माइनस, बताइए इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है. हम लोग जानते हैं SHM में एक ही फोर्स लगता है, F इक्वल टू माइनस KS, रिस्टोरिंग फोर्स. तो माइनस F को लिखिए, अभी ये माइनस मत लिखिए, मैं बताऊंगा क्यों. K x ds थीटा. एंगल क्या होगा आपका, जो है डिस्प्लेसमेंट जो है पार्टिकल को आप मीन पोजीशन से आप उसको स्ट्रीम पोजीशन पे ले जा रहे हैं, और फोर्स क्या है आपका, उसको विरोध कर रहा है, उसके अगेंस्ट में आपको मीन पोजीशन की ओर खींच रहा है. तो डैट मीन्स एंगल क्या होगा,
180 cos 180, इसीलिए मैं यहाँ पे माइनस नहीं लिखा, क्योंकि फोर्स KXDS एंगल के साथ यहाँ पे माइनस ऑटोमेटिक हो गया, क्योंकि cos 180 क्या होता है माइनस, तो माइनस यहाँ पे लग गया। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस KXDS इक्वल टू DU। ठीक है, अब हमें क्या यहाँ पे इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें निकालना है मीन पोजीशन पे इस यहाँ पे जाने के लिए कितना उसमें पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आया। पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या हुआ, हम लोग उस पर जितना वर्क किए वही वर्क उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया है। तो मान लीजिए मीन पोजीशन पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी U नॉट है, और इस पॉइंट पे इसका इस पोटेंशियल एनर्जी क्या है U है। फिर यहाँ पे इंटीग्रेट कीजिए, मीन पोजीशन पे क्या होता है डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है x है। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए इंटीग्रेट कीजिए, du का क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा u, लिमिट दे दीजिए u नॉट से u, KXDS का क्या हो जाएगा x²/2 0 से x, तो u माइनस यू नॉट इक्वल टू KX²/2। यही आपका क्या हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकल गया। u माइनस यू नॉट क्या है मीन पोजीशन में पार्टिकल एनर्जी है, और u क्या है इस पॉइंट का पार्टिकल पोजीशन एनर्जी है पोटेंशियल, और ये क्या है KX²/2। k क्या है आपका जानते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट है, x क्या है डिस्प्लेसमेंट है। कोई कहेगा कि बताइए मीन पोजीशन पे उसका क्या पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो u माइनस यू नॉट, मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है 0, तो 0 पुट कीजिए तो 0, तो u इक्वल टू यू नॉट, मतलब मीन पोजीशन पे उसका पार्टिकल एनर्जी उतना ही होगा। बहुत सारे बुक में लिख देता है कि 90% ऑफ द बुक में लिख देता है कि आपको मीन पोजीशन पे उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है 0 क्यों, क्योंकि मान लेता है कि मीन पोजीशन पे उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0 है। तो ऐसा अगर है, पर बेसिकली ये करेक्ट है u इक्वल टू यू नॉट। ठीक है, मीन पोजीशन पर, बट बुक क्या करता है कि मीन पोजीशन पे उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या लगता है 0 लगता है, और इन दिस केस आपका u क्या आ जाता है 0। अगर कोई पूछेगा तो स्ट्रीम पोजीशन बताइए उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो u माइनस यू नॉट इक्वल टू KX²/2, ये आ जाएगा एट स्ट्रीम पोजीशन। सेम वे अगर बुक में जाए तो u नॉट को क्या लगता है 0 लगता है, तो आपका आ जाएगा u इक्वल टू KX²/2, दैट इज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो इससे आपको क्या मालूम चला कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो भी डिस्प्लेसमेंट पर ही डिपेंड करता है। जितना पार्टिकल को डिस्प्लेस कीजिएगा उतना ही उस पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि उतना ही उस पर आप ज़्यादा वर्क कीजिएगा और वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो यही जो है सिंपल डिराइवेटिव पार्ट है पोटेंशियल एनर्जी का। तो कैसा लगा लेक्चर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो एक बार कमेंट कीजिएगा और क्लेरिफाई कर दूंगा। हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा। बाय बाय, जय हिंद।